नमस्कार, सानपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। आज हम खास बातचीत में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के राकेश बजरंगी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, जैसे कल कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन थे जो कश्मीर में उनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि मिलिटेंसी 370 हटने के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस खास बातचीत में? देखिए, जिस प्रकार से हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं, चाहे रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़ हो, लगातार जो है मिलिटेंट जो है वो पकड़े जा रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं। देखिए, रजौरी, पुंछ जो बिल्कुल शांत इलाका था, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी शांत था, पुराने समय में उसमें मिलिटेंसी थी, लेकिन पिछले कुछ समय में वहाँ पर काफ़ी जो मिलिटेंट जो हैं वो मारे भी गए हैं और पकड़े भी गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान ने जो है रजौरी, पुंछ, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह हो, इसको भी दहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है। उसके बाद कश्मीर की तो आप देखिए कि लगातार जो है वो किलिंग जो है वो की जा रही हैं। अब तो इन्होंने क्या किया है कि टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। वो आते हैं भीड़ में से ही आते हैं और भीड़ से आज अब वो छोटे वेपन यूज़ कर रहे हैं, भीड़ में से ही वो सीधे फायरिंग करके वो निकल जाते हैं। आप ये बताएंगे, जैसे कश्मीर के कल का इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि बिजनेसमैन थे, कश्मीरी पंडित के समुदाय से जुड़े हुए थे, उनकी जो किलिंग की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे सीधे हिंदू समाज के ऊपर प्रहार है। वहाँ पर लगातार जो है अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जो है चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो चेयरमैन थे जो वहाँ के, उनके ऊपर जो अटैक हुए और उनको जो है उनकी हत्या की गई। उसके बाद जो है ये परगाल ग्रुप के थे, इनके ये वहाँ बिजनेस करना चाहते थे, इनको धमकी मिली। उससे पहले कृष्णा ढाबे के जो मालिक के बेटे थे, उनको ढाबे के अंदर घुसकर उसको गोलियां मारी गई। इस प्रकार से जो बिजनेस कर रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति वहाँ पर, चाहे वहाँ पर कोई जीता हुआ नुमाइंदा है, चाहे वो रह रहा है, जैसे ये डॉक्टर बिंद्रू थे, ML बिंद्रू, ये 90 के दशक से भी वहाँ पर पलायन करके नहीं आए। इनकी फैमिली वहाँ पे थी, ये लगातार वहाँ बिजनेस और बड़े मशहूर थे वहाँ पर। ये वहाँ से इकबाल पार्क के सामने इनकी दुकान है मेडिकोस की, और वहाँ पर जो है ये काफ़ी मशहूर थे। लेकिन कल जिस प्रकार से उनकी दुकान के अंदर घुसकर 4 गोलियां जो है वो उनको मारी गई हैं, 1 गोली जो है उनके माथे पे मारी गई। तो ये सीधा सीधा है कि पास से जाकर बिल्कुल टारगेट करके गोली मारी गई है। तो और इस प्रकार से जो घटनाएं हैं, ये यही दर्शाती हैं कि केंद्र सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर में पुनः बसाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बसाएंगे। तो मैं केंद्र सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ आज मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि मुझे बताइए आप किस प्रकार से बसाएंगे? उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहाँ हैं? आप तो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पर हालात ठीक है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो ये तो आपकी पोल खोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही देखिए कि मटन के अंदर किस प्रकार से मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहाँ पर कश्मीरी समुदाय जो है नवरात्रों में एक बड़े हर्षोल्लास के तहत त्योहार के तौर पर उस मंदिर के अंदर जो है पूजा पाठ करता है, और सीधे सीधे उस मंदिर को टारगेट किया गया है, और उनकी कुल देवी का मंदिर है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो हिंदू समाज की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचा रही हैं, जो हिंदू समाज को लगातार जो है लहूलुहान कर रही हैं, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं आज कि आपने अगर कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ पर बसाना है, दोबारा से पुनः बसाना है, उसके बाद आप बाहर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हम 50% सब्सिडी देंगे, आप वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्रियाँ खोलिए। तो किस प्रकार से खोलिए मुझे बताइए ना? जब वहाँ पर सुरक्षा ही नहीं है तो किस प्रकार से खोलेंगे, किस प्रकार से लोग वहाँ पर जाएंगे? जी राकेश जी, ये बताएं कि जैसे मिलिटेंसी चरम सीमा पे है इस वक्त, काफ़ी लोग शहीद भी हो रहे हैं। हम अपनी आर्मी जवानों की बात करें, वो भी शहीद हो रहे हैं। आम लोगों की बात तो दूर की बात है। जैसे आप आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे जम्मू में, आप छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं, तो अभी आप क्या मांग करते हैं, खास करके हमारी जो केंद्र सरकार से भी और हमारी जो लोकल प्रशासन है मनोज सिन्हा जी से, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय, जो जम्मू कश्मीर के यूटी के जो उपराज्यपाल हैं, उनसे और केंद्र सरकार से, क्योंकि सरकार तो केंद्र सरकार ही यहाँ पर जो है वो कर रही है, सारा चला रही है, तो मैं उनसे एक ही मांग करना चाहता हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ पर बसाया जाएगा, हिंदू समाज भी वहाँ पर जाए और बिजनेस करे, तो पहले आप उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए। जितने हमारे देवस्थान हैं, जितने हमारे मंदिर हैं,
उनकी सुरक्षा का जो है वहाँ पर पुख्ता इंतजाम कीजिए, वहाँ पर उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कीजिए। उसके बाद आप कश्मीरी पंडित समुदाय को और हिंदू समाज को वहाँ पर जाने के लिए कहें। नहीं तो इस प्रकार से हिंदू मरता रहेगा, अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा टारगेट होता रहेगा, तो लोग तो डर के मारे तो नहीं जाने वाले वहाँ पर। तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करें। दूसरी हमारी मांग केंद्र सरकार से ये है कि जिस प्रकार से सर्च कार्डन होता है, आतंकवादी घेरे में आते हैं, तो हम हर प्रदर्शन में ये बोलते हैं, हर बार हम मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को कहते हैं कि आप उसमें आह्वान नहीं कीजिए कि आप सरेंडर कीजिए, आपको सरेंडर पॉलिसी के तहत, पुनर्वास योजना के तहत आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको यहाँ पर बसाया जाएगा। भाई क्यों? ये लोग तो वही लोग हैं, ये वो कातिल हैं जिन्होंने हमारे सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवानों को शहीद किया है, हमारी देशभक्त जनता को लहूलुहान किया है। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ने की बात करते हैं। ये तो आस्तीन के वो सांप हैं जो दूध पीकर भी फिर से डसेंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार इनके ऊपर यकीन ना करे। केंद्र सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ये दूध पी के, ये वो सांप हैं जो दूध पीकर भी डसेंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं कश्मीर के अंदर, जिन लोगों ने हथियार छोड़े और बाद में वो दोबारा से जो है आतंकवाद का उन्होंने रास्ता अपनाया। तो किस लिए आप इनको छोड़ रहे हैं? इन लोगों को सरेआम बीच चौराहे के अंदर जिंदा जला देना चाहिए। इनको जेल के अंदर भी नहीं रखना चाहिए, इनको जिंदा जला देना चाहिए या इनको वहीं पर गोली मार देनी चाहिए। राकेश बजरंगी जी, आपकी आवाज़ है जम्मू में, जैसे आए दिन आप प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं, जैसे अभी इलेक्शन का बिगल बजने वाला है कुछ ही महीनों में, क्या लगता है कि हालात हैं यहाँ पे कि इलेक्शन होंगे? जैसे केंद्र से मंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, क्या हालात हैं ऐसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पहले यहाँ पर सरकारें थी, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के हालात कहीं ना कहीं सामान्य होते जा रहे थे। लेकिन अभी जो है ये बड़ा तेज़ हुआ है। यूटी सरकार में जो है हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। रजौरी, पुंछ देखिए, मैंने भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ की बात की है, रामबन की बात की है। जिस प्रकार से बनिहाल के अंदर वहाँ पर उसको दहलाने की कोशिश की गई, आईडी पकड़ी गई वहाँ पर पुलवामा के बाद। इस प्रकार की जो घटनाएं ये दर्शाती हैं कि हालात जो हैं यहाँ पर विधानसभा भंग होने के बाद यहाँ पर हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसलिए प्रशासन के अंदर जो है यहाँ पर जो नुमाइंदे होने चाहिए, जिसके पास जाकर लोग जो अपनी बात को रख सकें। तो इलेक्शन होने चाहिए ताकि वो बारीकी से लोगों को समझ सकते हैं, लोगों की बातों को सुन सकते हैं और प्रशासन को उसको एक्टिवेट कर सकते हैं कि ये आतंकवाद जो है यहाँ पर समाप्त हो। तो इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये लोगों ने समझना है कि किस प्रकार से किस नुमाइंदे को उन्होंने जिताना है और सही नुमाइंदे को इस बार जितवा कर भेजें। वो साफ लफ्ज़ों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी मांग है कि इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। यूटी के अंदर हालात ख़राब हैं, बातें सुनी नहीं जा रही, लोगों की जो डिमांडें हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए होना चाहिए। आपके सामने तो दो एडवाइज़र हैं, वो भी कहाँ दिखाई देते हैं? दो एडवाइज़र हैं, एक उपराज्यपाल महोदय हैं। उपराज्यपाल महोदय पूरे प्रदेश में चक्कर लगा नहीं सकते और एडवाइज़र हमें दिखाई नहीं देते। कल तीसरे एक वशीर खान थे, कल उनको ड्रॉप कर दिया इन्होंने। तो दो एडवाइज़र कहाँ से चलेंगे? मुझे बताइए, 25 मंत्री और 87 एमएलए, जो इधर 87 एमएलए, उसमें 25 वशीर खान जी की बात की, उनका भी नाम आया है स्कैम में, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्कैम में आया है, सब जांच के दायरे में है, इसीलिए तो उनको ड्रॉप किया गया ना। तो कोई नहीं बचेगा, जो दोषी होगा उनमें से कोई नहीं बचेगा। अगर वो इस घोटाले में है तो उनको भी वैसे ही सज़ा मिलेगी जैसे बाकियों को मिल रही है। राकेश जी, ये बताएं कि क्या आप मोदी सरकार से खुश हैं? देखिए, मोदी सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए हमने उनका अभिनंदन भी किया है। कई ऐसे कार्य किए हैं, चाहे 3 तलाक हो, चाहे उन्होंने सीए का कानून लाया हो, चाहे वो राम मंदिर वाला हो, हमने उनका अभिनंदन किया है। तो हमने तो सड़क पे ही रहना है, क्योंकि हमने तो विरोध प्रदर्शन, हमने तो अपने कम्युनिटी के लिए लड़ना है। तो मेरा ये मानना है, सरकार चाहे कोई भी रहे, हमने सड़क पे ही रहना है। हमने तो हमेशा उनके अपने हितों की लड़ाई लड़ते रहना है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसके लिए हमने उनको अप्रिशिएट भी किया है। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, हमें कोई इसकी वो नहीं है। आप ये बताएं राकेश जी, बड़े सारे प्रश्न हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, क्या महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई बहुत है, इसके ऊपर मैं सीधे कहता हूँ कि इसके अंदर मिडिल क्लास और गरीब आदमी ही, देखिए, जो सरकारी मुलाजिम है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तनख्वाह आ रही है, वो आराम से अपना गुजर बसर चला रहा है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी कोई चिंता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली का और दिहाड़ीदार व्यक्ति,
वो इसमें मर रहा है। 225 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल हो गया, कई चीज़ें, दालें 100 से पार हो गई। तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पहले देखिए वोटिंग कौन करता है, सरकार कौन बनाता है, मिडिल क्लास व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, वही वोट करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, अमीर आदमी वोट डालने नहीं जाता। 90% से ज़्यादा लोग वोटिंग नहीं करते। जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, कोई कोई जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वोटिंग नहीं करते। गरीब आदमी जो है 95% से ऊपर वोटिंग करते हैं। यही लोग सरकार बनाते हैं और इनकी कई अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से, लेकिन सरकारें जब उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो उनके दिल में भी दर्द उठता है और वो भी सरकार का जो है वो विरोध करते हैं। तो सरकार को चाहिए महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। देखिए सबसे पहले महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो गरीब और मिडिल क्लास फैमिलियों को राहत मिलेगी। ये सरकार से हम मांग करते हैं। राकेश जी, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपका मन है कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए मेरा कहीं मन नहीं है। मैंने आज तक कोई राजनेता के साथ फोटो नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का नहीं आज तक गया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में को अटेंड नहीं किया। मैंने केवल 2 मोदी की रैलियां अटेंड की, एक MM स्टेडियम में और एक किकरियाल में। उसके अलावा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में नहीं गया। मेरा काम जो है वो मैं अपने मन से करता हूँ। देखिए अगर मैं भी पॉलिटिकल पार्टियों में, हमारे जैसे कार्यकर्ता जो हैं पॉलिटिकल पार्टी में हर कोई जाने के सोचेगा तो यहाँ का काम कौन देखेगा, हिंदू समाज की आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए कहीं भी आने वाले दिनों में भी हम पॉलिटिकल पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। हम इसी प्रकार से हिंदू समाज की बात को, आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और उनकी बात को हम इन नेताओं से ही मनवाते रहेंगे। हिंदू समाज की आपने बात की, उनकी बात ही मैं रखना चाहूँगा। हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी हैं जो NC के प्रांतीय प्रधान हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वो BJP ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या उनको करनी चाहिए? देखिए ये उनका व्यक्तिगत मत है कि वो किस पार्टी में जाते हैं। वो तो पॉलिटिकल हैं, मैं तो पॉलिटिकल में जाना नहीं चाहूँगा। वो उनका व्यक्तिगत मत है। ऐसे पर्सनली मैं भी जानता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं और बड़े ही हेल्पफुल हैं। तो वो उनका मत है कि वो NC में रहते हैं या BJP में जाते हैं या कहीं और जाते हैं। ये उनका अपना पर्सनल मत है, उसके ऊपर मैं कोई चर्चा कर भी नहीं सकता और ना ही मुझे उनके बारे में इतना कोई ज्ञान है कि वो BJP में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हाँ, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि वो BJP ज्वाइन कर सकते हैं और आज वो श्रीनगर में, जो आज मीडिया में आया कि श्रीनगर में आज वो रिज़ाइन कर सकते हैं, अपना इस्तीफ़ा जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दे सकते हैं और उसके बाद वो नवरात्रों में BJP ज्वाइन। तो ये उनका अपना निजी मत है कि वो ज्वाइन करें। ऐसे व्यक्तिगत तौर पर हम उनको मानते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं। अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जम्मू के लोगों को, जैसे मिलिटेंसी चरम सीमा पे है, किस तरह से रहना चाहिए जम्मू के लोगों को खास करके? देखिए मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आज की डेट में जम्मू के अंदर भी हालात जो हैं वो ख़राब होने की स्थिति में आ रहे हैं। कई मिलिटेंट जो हैं पुलिस ने पकड़े हैं, कई आईडियाँ पकड़ी हैं, कई हरकतें ऐसी होते होते बच गई हैं कि जिससे हमारे लोगों को जो है वो बचाव हुआ है। तो इसलिए सचेत रहें और लोगों के ऊपर नज़र रखें। कोई भी थोड़ी सी भी कोई ऐसी घटना नज़र आती है तो पुलिस को सूचना दें, तो पुलिस का संपर्क करें। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी हमारी जो दुर्गति हो रही है वो नशे से हो रही है। हमारा युवा जो है, जो देश को बनाने वाला है और जो देश हमारा सबसे युवा देश माना जाता है कि सबसे ज़्यादा युवा जो है वो हमारे देश में है। तो ऐसे युवा पीढ़ी जो है वो नशे में जो है वो नशे के द्वारा ख़त्म होती जा रही है। तो नशे से अपने लोगों को दूर रखिए, नशे के प्रति जो है लड़िए और कोई भी अपने इलाके के अंदर कहीं भी अगर लोग अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, हर व्यक्ति, वार्ड का व्यक्ति, हर जगह का व्यक्ति, अपने मोहल्ले का अगर ऐसे प्रकार से ध्यान रखेगा तो मुझे लगता है कि नशा जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। पुलिस का सहयोग करें इसमें भी और हर प्रकार से ये जो आतंकवादी घटनाएं करने के फिराक में जम्मू कश्मीर, अभी त्योहारों का वो समय है, कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लोग ध्यान रखें और आंखें खुली करके चलें। कोई भी ऐसी कोई आपको अप्रिय घटना की होने की ऐसी आकांक्षा कोई लगती है तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो पुलिस से संपर्क करें, ताकि आप अपनी आंखें खुली रखेंगे
तो ऐसी कोई घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो सकती, और हम अपने जम्मू कश्मीर को बचाने की जो है पूरी कोशिश करें। जी धन्यवाद जी राकेश जी। धन्यवाद जी। जैसे आपने सुना कि राकेश बजरंगी थे मेरे साथ, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष थे ये जम्मू के। तो उनका यही कहना है कि इलेक्शन भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 साल थे गवर्नर रूल चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पे, और साथ में जो आने वाले दिनों में त्यौहार भी आ रहे हैं, लोगों को सतर्क रहना चाहिए ताकि अप्रिय घटना ना हो सके हमारे जम्मू कश्मीर में। तो हमें उम्मीद है कि आज की खास बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।